कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी हिंदी में पढ़ाने वाला हूं समास। ठीक है, आप सभी बच्चों के सिलेबस में समास आता है और 15 मार्क्स के सवाल आता है। ये मतलब समास, ठीक है। कैसा सवाल आएगा लास्ट में वो भी बता दूंगा कि किस प्रकार सवाल आपको लिखना है, ये सारी बातें बताऊंगा। 15 मार्क्स का आएगा तो तकरीबन आपको 2 पेज लिखने पड़ेंगे और 2 पेज का किस प्रकार आप लोग लिखिएगा ये सारी बातें बताते हैं। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ जो भी पढ़ते हैं आपके दोस्त यार सभी को मिल जाए ये वीडियो और सभी इस क्वेश्चन का पेपर में तो 15 मार्क्स आराम से अचीव कर ले। तो चलिए वीडियो को शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के ऊपर लिंक मिल जाएगा, जहां जुड़िएगा तो ये पीडीएफ आपको वहां अपडेट हो जाएगा। और कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले समास वर्ड को हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए समास वर्ड जो होता है हमारे पे, ये समास जो शब्द बेसिकली इसका अगर हम शाब्दिक करते हैं यानी वर्ड अगर मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज को संक्षेप में या फिर संक्षिप्त में लिखना, मतलब कोई चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका, ये क्या कहलाता है हमारे पास, समास कहलाता है। तो अगर पूछे कि भाई समास है क्या हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी मान लीजिए दो या दो से अधिक शब्द मिलकर उनसे मिलने जो तीसरा शब्द बना वो एक संक्षिप्त शब्द मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ वर्ड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्डों दो या अधिक शब्दों से जो नया वर्ड बना या फिर नया शब्द बना हमारे पास उसको समास कह सकते हैं। बताया हुआ है इसमें बने शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। इससे देखिए जो भी शब्द बनते हैं उन शब्द को हम क्या कहते हैं, सामासिक पद या फिर समस्त पद के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग क्या करें, मान लीजिए कुछ शब्द को तोड़ देते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए लिखा हो दिन रात, दिन रात का मतलब क्या होता है, दिन और रात। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, ये जो विधि होता है हमारे पास, ये कहलाता है समास विग्रह कहलाता है। यानी कोई पूछे अगर आपको समास विग्रह क्या होता है, तो जो समस्त पद है हमारे पास यानी समास वाला जो पद है बेसिकली उसको क्या करना है हमारे पास, तोड़ना यानी अलग अलग करना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, समास विग्रह कहलाता है। तो पहले उम्मीद करता हूँ समास समझ में आया होगा क्या, कि समास मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस समास कहलाता है। और उस शब्द को हम लोग सामासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। जैसे यहाँ ये सब वर्ड दिया हुआ आपको, ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है जो समस्त पद है या सामासिक पद इसे कह सकते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई के लिए जो घर होता है। नील गाय मतलब होता है नीले रंग की गाय, इस प्रकार नील गाय नीले रंग की नहीं होती, वो एक प्रकार जानवर होता है। ठीक है, दिन रात मतलब क्या होता है, दिन और रात हमारे पास। तो हम क्या किए, देखिए बहुत सारे वर्ड को मिला के छोटा शब्द तो लिखे, जैसे दिन रात आपको अलग अलग लिखना पड़ता था, रसोई के लिए घर बनाया हुआ उसको आप रसोई घर बोल दो, तो ये शॉर्ट में नहीं पड़ेगा। तो जो चीज हम लोग शब्दों को क्या करते हैं, मिला के दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के एक छोटा सा शब्द लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, और इसको तोड़ना क्या कहलाता है हमारे पास, समास विग्रह कहलाता है। तो ये समास विग्रह इसका हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट क्लियर होंगे आप सभी बच्चों को कि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, सामासिक पद या फिर समस्त पद किसे कहा जाता है, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला हमारे पास जो पेपर में सवाल आता है वो होता है समास के आपको प्रकार बताने, कि समास जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से देखिएगा तो आपने क्लास 10th में या क्लास 12th में तो बहुत से कम बच्चों का ग्रामर रहता है, हिंदी ग्रामर, लेकिन 10th तक अगर आपने पढ़ा होगा तो टोटल बेसिकली 6 टाइप में समास पढ़े होंगे। पहला था आपका अविभाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास, तीसरा था हमारे पास द्विगु, चौथा था हमारे पास द्वंद्व समास और पांचवा था कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर कह सकते हैं हमारे पास समास का छठा नंबर जो भेद है वो आप लिख सकते हैं बहुव्रीहि समास। तो टोटल 6 टाइप के हमारे पास समास पढ़ने हैं। तो ये 6 के 6 डिटेल में पूछे जाएंगे। अगर एक भी सवाल अगर आ गया ना कि अविभाव समास कितना होता है, मतलब क्या होता है बेसिकली, इसके प्रकार बताइए, उदाहरण समझाइए, तो 15 मार्क्स का सवाल आता है। तो 15 मार्क्स का बनाना तो पड़ेगा, इसलिए सबको समझ लीजिएगा। तो 15 मार्क्स का लिखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से 6 भाग में इसका हम लोग क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। अब इसी में सबसे पहले जो द्विगु नोट करिएगा और जो कर्मधारय समास होता है, यानी द्विगु और कर्म, ये सब के सब क्या होता है, तत्पुरुष समास का एक भेद होता है। मतलब तत्पुरुष के प्रकार में आता है। क्यों आते हैं इसके पीछे हम लोग देखिए कारण जानेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू पूछा जाता है टिक कर सकते हैं कि जो तत्पुरुष क्या द्विगु और जो कर्मधारय समास है क्या हमारे पास तत्पुरुष समास के भेद है, तो हाँ ये इसी का पार्ट होता है हमारे पास, इसलिए ये नोट करने के बाद इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सबसे पहला जो समास है वो है हमारे पास अव्ययभाव समास। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होता है अव्ययभाव समास। अगर आपको इतना दूर तक पसंद आ गया हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बच्चे हमें पसंद करते हैं, इसलिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है आपका। ठीक है, तो पहला ये है हमारे पास अव्ययभाव समास। इसमें क्या है देखिए पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। पहला पॉइंट बताया हुआ है कि पहला जो पद होता है वो क्या होता है, प्रधान। प्रधान मतलब होता है मान लीजिए फोकस वर्ड है या फिर एक मेन वर्ड है। ठीक है, जो पहला पद रहने वाला है वो प्रधान पद होने वाला है। और दूसरा जो पहला पद या फिर जो हमारा पूरा पद, मतलब जो फर्स्ट लेटर या फिर जो सेकंड लेटर हमारे पास, वो एक अव्यय होता है। ठीक है, और इस समास का प्रथम जो पद होता है बेसिकली उपसर्ग होता है। मतलब आपने पढ़ा होगा
पहले लगने वाला चीज उपसर्ग, बाद में लगने प्रतिष्ठा, आपने पढ़ा होगा ना। तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, मतलब एक शब्द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है हमारे पास और दोनों शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं, अव्यय की तरह उसमें यूज हो रहा जा रहा है, तो उसको हम लोग रखते हैं अव्ययीभाव समास में। अब समझते देखिए डिटेल में क्या है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यथाशक्ति। यथाशक्ति को अगर आप ब्रेक करते हैं, तोड़ने कम करते हैं, तो शक्ति के अनुसार क्या, शक्ति हमारा पहला पद जो है वो बेसिकली प्रधान शब्द है और दूसरा पद गौण है। गौण मतलब क्या होता है, वो उतना फोकस नहीं रखता आपका। जैसे निरोग है, मतलब रोग से नहीं, तो मतलब आपको कोई भी रोग नहीं है उसे बताया जा रहा है। प्रतिदिन मतलब हर दिन की बात की जा रही है, प्रत्येक दिन हो गया। एक एक मतलब होता है हर एक होता है हमारे पास। आमरण मतलब होता है जब तक आप मरे नहीं, यानी मरना हमारे लिए क्या है, एक प्रधान शब्द है। फिर है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष मतलब जो आपकी आंखों के सामने या जो आंख के सामने, तो आंख आपका क्या हो गया, प्रधान वर्ड हो गया। तो पहला वर्ड अगर हमारे प्रधान रहता है तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसे और डिटेल में आपको समझाते हैं, अगर आपको समझ नहीं है इसके लिए आप चिंता मत करें, पूरा आपको समझा के छोड़ूंगा, आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिए वीडियो को। अभी हमने आपको पढ़ा है अव्ययीभाव समास, इसी का एक दूसरा परिभाषा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इस समास में जो पहला या जो पूर्व पद होता है, मतलब जो पद से पहला वाला जो टर्म हो गया, वो एक अव्यय होता है और उसका जो अर्थ होता है, मतलब उसका जो मीनिंग निकालेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, प्रधान वर्ड होता है। अव्यय के योग से समस्त पद भी क्या होता है, समास का जो पद है हमारे पास वो भी क्या होता है, एक अव्यय बन जाता है और इसमें पूर्व पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। अब समझिए ध्यान से, देखिए क्या है। पहले अव्यय क्या होता है, ऐसा शब्द या जिन शब्दों पर बेसिकली लिंग, कारक, काल इनका कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब इनके आने से कोई भी चेंजेस ना हो, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहा जाता है। अब अव्ययीभाव समास का देखिए यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे आपने पढ़ा, यहाँ पर हमने आपको बताया था प्रतिदिन, एक वर्ड है हमारे पास प्रतिदिन, अभी पढ़ा। तो प्रति जो है हमारे पास, इससे अगर अलग 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 कर देते हैं तो प्रति प्लस दिन होता है हमारे पास। यहां पर अगर इसका हम समास वगैरह करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक दिन की बात की जा रही है। यहाँ जो प्रति वर्ड है हमारे पास, आप बताइए, ये जो एक बेसिकली हमारे पास क्या पूर्व पद जो लगा हुआ है हमारे पास, वो प्रधान शब्द है हमारे पास। साथ ही साथ प्रति मतलब होता है प्रत्येक बोला जाता है, यानी हर दिन की बारे बात की जा रही है। और उत्तर पद जो हमारे पास है वो दिन है। ये जो हमारे पास दोनों पद दिए हुए हैं, इसमें आप खुद बताइए क्या कारक, कारक के आने से, लिंग के आने से क्या प्रति वर्ड में कोई चेंजेस हो सकता है, तो देखिए कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो शब्द है हमारे पास वो एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसा है आजन्म, मतलब क्या होता है इसका, अगर हम समास वगैरह करते हैं तो जन्म से लेकर, तो यहां पर हमारे पास अगर देखोगे आ जो लगा हुआ है, एक हमारे पास उपसर्ग लगा हुआ, पहले लगता है उपसर्ग, बाद में लगता है प्रत्यय, और आ के बाद लगा हुआ जन्म, यानी जन्म से जन्म मतलब वहां कोई बच्चा का जन्म हुआ हम मान सकते हैं। ये जो आ वर्ड है ये बेसिकली हमारे पास एक अव्यय है, पूर्व पद बेसिकली अव्यय, जो कि समास, काल, लिंग आने से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता यहाँ पर, और जन्म जो हो गया इसके उत्तर पद हो गया। इसी प्रकार अगर आप उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यथा संभव, यानी जैसा संभव हो सके, यानी यथा प्लस संभव। तो यथा जो वर्ड हो गया हमारे पास वो भी एक अव्यय हो गया या पूर्व पद हमारे पास हो गया। फिर अनुरूप हो गया, भरपेट हो गया, हाथों हाथ हो गया। इस प्रकार टोटल आपको 5 उदाहरण दिए गए, जिनमें अनुरूप का बात किया जाए तो रूप के योग, यानी आपका जैसा रूप है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये जो अनु वर्ड है हमारे पास, ठीक है, अनु इसका बेसिकली पूर्व पद है, या आप इसे अव्यय कह सकते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और रूप के बारे में चर्चा की जा रही है, उसका उत्तर क्यों दिया जा रहा है। जैसे भर पेट, तो भर मतलब होता है पूरा पेट भरा हुआ, तो कैसा है आपका पेट, पूरा भरा हुआ है, तो ये चीज के बारे में बता रहा है, मेन फोकस वर्ड है ये, इसका जवाब है हमारे पास। तो इन शब्दों को हम लोग कहते हैं बेसिकली अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो आशा करूंगा सबसे पहले आपको क्लियर होगा कि अगर अव्ययीभाव समास पूछा जाए तो आपको किस प्रकार लिखना है। अब चलिए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। यहाँ पर देखिए और भी कुछ उदाहरण दिए हुए, अगर आपको अव्ययीभाव समास के उदाहरण लिखने, आप इन शब्दों को याद रख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास शब्द होते हैं बेसिकली जो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है, चलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास मिल गया हमें, तो कोई दिक्कत है, पहले तत्पुरुषी पढ़ लेते हैं। तो तत्पुरुष समास में जैसे हमने पहले क्या पढ़ा, अव्ययीभाव में पहला जो पूर्व पद है हमारे पास प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। अथवा इसमें क्या होता है, विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। देखिए इनको पहचानना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं आपको बता दूं क्या है। तत्पुरुष समास कहीं भी दिखेगा ना, आपने बचपन में कारक पढ़ा होगा, ठीक ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, उनमें क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारा तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक की विभक्तियों का इस्तेमाल होता है। बोले कारक की विभक्ति आपको याद है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये चीज अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो बस ये तत्पुरुष समास आपके लिए कोई हार्ड का बात नहीं है। कैसे है देखिए, जैसे लिखा हुआ आप पढ़िए, शरणागत, आप इसे तोड़ो, क्या तोड़ोगे, शरण को आगत, क्या को हमारे पास कर्ता ने, कर्म को वाला वर्ड लगा यहाँ पर, देखिए को शब्द का उच्चारण हुआ हमारे पास, तो क्या ये हमारे पास एक कर्म तत्पुरुष समास हो गया। परलोक गमन मतलब परलोक को गमन, देखिए को वर्ड लगा फिर से हमारे पास। ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ, तो फिर से को वर्ड का इस्तेमाल हुआ। को किसके लिए लगता है, एक कर्म होता है हमारे पास, कर्म कारक के अंतर्गत आता है। वहीं पर करण की बात करें हमारे पास तो इसमें से या के द्वारा लगता है। जैसे तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत यानी बनाया हुआ हो गया। रेखांकित यानी रेखा संकित हो गया।
हस्तलिखित यानी हस्त से मतलब हाथ से लिखा हुआ आपका हो गया। गुणयुक्त मतलब गुणों से निपुण या गुणों से युक्त कह सकते हैं आप लोग। मनमाना मतलब मन से माना। क्या यहाँ पर से नाम का हमारे पास कारक आ रहा है, तो जहां पर कारक का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा कारक लगा हुआ बेसिकली हमारे पास, वो कर्ण कारक लगा हुआ है, तो ये कर्ण तत्पुरुष समास हमारे पास इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके अलावा भी देखिए मैं आपको कुछ कह सकते हैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, या आपको कुछ यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए संप्रदान अपादान, संप्रदान के लिए क्या लगता है हमारे पास, के लिए लगता है। अपादान के लिए क्या लगता है हमारे पास, से वर्ड लगता है। तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, देखिए के लिए का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। रसोई घर, रसोई के लिए घर हमारे पास। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी हो गया। वहीं पर अपादान की बात करें तो यहाँ से वर्ड का हमारे पास क्या होता है, यूज होता है। तो इस प्रकार हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा हमारे पास तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, ये हम लोग यहाँ पर पता कर पाते हैं। अगला हमारे पास है संबंध। संबंध में क्या लगता है, का, के, की, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे पनघट, पानी का घाट। पनवाड़ी, पान की वाड़ी यानी पान का दुकान को बेसिकली पनवाड़ी बोला जाता है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। गंगा जल, गंगा। तो क्या यहाँ पर का, के, की का इस्तेमाल हो रहा है, और का, के, की इस्तेमाल किसमें होता है हमारे पास, संबंध में होता है। संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा ये। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें या तो मैं लगता है या तो पर का इस्तेमाल होता है। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल पे चलने वाली गाड़ी, इसमें लोग क्या कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं। घुड़सवार, घोड़े पे सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। हरफन मौला मतलब हर फोन में मौला रहने वाला। तो यहाँ पर मैं का उच्चारण हो रहा है, कहीं पर लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ उदाहरण बता देता हूँ जिससे आप उसको समझ सकते हैं। और ये इसी प्रकार अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो तत्पुरुष समास का और लिख सकते हैं कि जिस समास में बाद का पद क्या होता है, उत्तर पद, या फिर बाद का या अथवा का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, कारक चिन्हों का इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमको बताया कारक चिन्हों का इस्तेमाल होगा, उत्तर पद क्या हो जाए, प्रधान हो जाएगा हमारे पास। जिसके कुछ उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष, करण का, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब इसके उदाहरण है। और इसके उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या था, तो ये पूरा कंप्लीट होता है तत्पुरुष समास। चलिए अब आगे के समास को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए अगला है हमारे पास है द्विगु समास। ये बहुत इजी है, जहां पर आपको संख्यावाचक शब्द इस्तेमाल हो जाए बस वही होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास का अर्थ होता है दो गायों का समूह। गायों का समूह मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा समास जो कि बेसिकली बोला जाए जिसमें हमारे पास संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, द्विगु समास में आप संख्याएं लिखते हैं 1 से 10, 1000, जितना लिखना चाहो सभी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण बताते हैं, जैसे पंजाब, पंच आबों का या 5 आबों का समूह जो होता है वो पंजाब कहलाता है। शताब्दी मतलब क्या होता है, 7 अब्दों का समूह होता है। ठीक है, हंड्रेड्स को कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है। नवरात्र मतलब 9 रात्रियों का समूह। नहीं, क्या हमारे पास यहाँ संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पखवाड़ा मतलब 15 दिनों का समूह। सत सही 700 दोहे का समूह हो गया। चवन्नी मतलब 4 आने का समूह हो गया। यानी हमारे पास जहां भी संख्यावाचक शब्द इस्तेमाल होगा पहले में, यानी जो पूर्व पद में अगर हमारे पास संख्यावाचक शब्द इस्तेमाल होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। तो उम्मीद करूंगा कि आपको द्विगु समास क्लियर होगा। जैसे और भी यहाँ उदाहरण बताए हुए, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी 3 बेसिकली वेणियों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह हो गया। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। शताब्दी 100 अब्दों का। इस प्रकार सारे के सारे उदाहरण बताए हुए कि द्विगु समास के ये सारे के सारे उदाहरण होते हैं जहां पर आपको संख्यावाचक शब्द इस्तेमाल दिख जाए समझ जाइएगा पहले में पूर्व पद में ये हमारे पास द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। द्विगु समास हमारे पास क्या संख्यावाचक वाला रहेगा, तत्पुरुष बेसिकली कारक से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे पास और भी इजी काम है जिसका नाम है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व मतलब होता है बेसिकली आप इस प्रकार की परिस्थिति पड़ जाए जना सोच पाओ क्या करना आपके लिए सही है। मतलब 2 कंडीशन है, ठीक है, आपके पास 2 दोस्त हैं। अब दोनों ही दोस्त आपके पास प्रिय, आप सोचो किसको बचाओगे। आप दिक्कत में एक बचाओगे तो एक जाएगा, तो आप दोनों में फैसला करने में डायलेमा का स्थिति में पहुंच जाते हो। उसी प्रकार यहाँ पर द्वंद्व होता है। द्वंद्व में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जिनमें दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं और यानी दोनों शब्द हमारे लिए जरूरी रहते हैं। आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते, इसलिए या तो इसमें और लगता है या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, माता पिता, तो इसका मतलब क्या होता है माता और पिता। सुरासुर मतलब सुर या असुर। शीतोष्ण शीत या उष्ण मतलब गर्मी हो गई बेसिकली। कृष्णार्जुन मतलब कृष्ण और अर्जुन। क्या यहाँ पर और या फिर या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और भी इस्तेमाल है हमारे पास। जैसे जलवायु तो जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया।
पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी। इस प्रकार देखिए ये सारे के सारे जहां पर या तो आपको और लगा हुआ रहेगा या लिखा हुआ रहेगा, ये हमारे पास द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको द्विगु में दिक्कत नहीं आएगा। द्वंद्व पूछेगा क्या होता है, द्विगु पर माफ करिएगा, द्वंद्व समास में कोई दिक्कत नहीं आएगा। द्विगु पूछेगा तो द्विगु मतलब होता है संख्यावाचक, और द्वंद्व मतलब होता है बेसिकली या तो और लगेगा शब्दों में या बीच में या लग सकता है हमारे पास। तो ये था द्वंद्व समास हमारे पास। अगला हमारे पास है कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय समास, चलिए आइए जानते हैं। तो जिस समास का पहला पद या जो प्रथम पद होता है विशेषण, आपको मालूम विशेषण क्या होता है, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे शायद विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, या फिर विशेषण शब्दों का जो विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है तथा दूसरा पद जो होता है विशेष होता है, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। यानी एक वर्ड मिलेगा इसमें उपमान, मतलब जिससे तुलना की जाती है, और एक होता है उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में हे, जो, के समान, मतलब यहाँ कंपेरिजन वर्ड आपको ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, क्रोधाग्नि मतलब क्रोध रूपी अग्नि। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्मधारय समास है, यहाँ पर चंद्रमा एक कोई शब्द का यहाँ पर विशेषण हो गया, मतलब गुण बताया जा रहा है, लेकिन साथ में यहाँ कंपेरिजन का चीज बताया जा रहा है। तो जहां आप तुलना किसी से करोगे आप उसे समझ सकते हो कि कर्मधारय समास के अंतर्गत इसे रखा जाता है। अगला देखिए, यहाँ से बहुत सारे शब्द है हमारे पास। महापुरुष, अगर इसको कह सकते हैं इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो महान है जो पुरुष, तो महान हमारे पास क्या होगा, उसको विशेषता बतलाया जा रहा है। इसी तरह महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पर श्वेत पत्र मतलब श्वेत है जो पत्र, यानी जो पत्र सफेद है बेसिकली हमारे पास। उपमेय उपमान क्या बताया जा रहा है हमारे पास, यानी जहां पर कंपेरिजन होता है। जैसे मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख हो गया। भव सागर मतलब भव रूपी सागर। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, कमल के समान यहाँ पर चरण जो होते हैं, यानी जो चीज बेसिकली हम लोग कंपेयरिंग करते हैं वो तो हमारे कर्मधारय में आता है। इसके अलावा जो चीज हमारे पास पहला पद क्या रहता है, विशेषण रहता है, दूसरा पद जो रहता है विशेषण रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसका देखिए कुछ कुछ उदाहरण भी है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नीला, नील गगन, नीला है जो कमन गगन। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख हो गया। पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। देहलता, देह रूपी लता। इस प्रकार देखिए ये सारे के सारे जो शब्द हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो विशेषण का इस्तेमाल होता है या कंपेरिजन इस्तेमाल होता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। और अगला हमारे पास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुब्री समास, और ये लास्ट है हमारे पास समास में। तो बहुब्री समास में बेसिकली क्या बताया गया, यहाँ पर परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसमें पहला जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है दोनों ही गौण है, मतलब गौण मतलब होता है आप समझ सकते हैं जिनका ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, एक प्रकार से जो साइलेंट वर्ड समझ सकते हो इस प्रकार। और अन्य पद में दूसरा जो पद होगा कोई, उसका बेसिकली प्रधान हो जाएगा। और इन शब्दों आर्थिक शब्दों को छोड़कर, मतलब इस शब्दों को मिलाकर या छोड़कर एक नया शब्द बनेगा, उसे आप बहुब्री समास में रखते हैं। जैसे मतलब इसमें किस शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसकी है, जिसका है, होने वाला, सॉरी वाला, वाली, इन शब्दों को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, क्या यहाँ पर है का इस्तेमाल किया गया हमारे पास, यानी पीला है अंबर जिसका, उसे हम पीताम्बर यानी भगवान विष्णु कहते हैं। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, क्या यहाँ पर को का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कंपेरिजन, बेसिक कंपेरिजन नहीं हमारे पास, एक वजह मतलब निकलता है। जैसे मुरलीधर किसको बोला जाता है, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है हमारे पास। फिर गजानन, गज का आनंद है जिसके पास, यानी बेसिकली तो वो गणेश जी कहलाते हैं। घनश्याम, घन जैसा श्याम है उसे कृष्ण जी कहा जाता है। जलज, जल में जन्मे होने वाला उसे क्या कहते हैं हम लोग, कमल कहते हैं। दिगंबर, दिशा ही है जिसका अंबर हो उसे हम लोग कहते हैं शिव कहते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं से बनने वाला, जिसमें भगवान विष्णु को भी कहा जाता है चतुर्भुज। ठीक है, उनके हाथों में चार भुजाएं रहती है बेसिकली। और बहुब्री समास के यहाँ और कुछ उदाहरण दिए, जैसे दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला हो गया। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। निशाचर, निशा में चलने वाला राक्षस। यानी जिन शब्दों से बेसिकली हमारे पास कुछ मतलब निकलता है। जैसे अगर कोई पूछेगा निशाचर किसको कहा जाता है, भाई राक्षस लोग भटकते रहता है। तिलोचन किसका पास है, तिलोचन मतलब तीन नेत्र, तीन नेत्र मतलब हमारे भगवान महादेव पास है, तो शिव जी इसका नाम लिख सकते हो। तो ये कुछ उदाहरण हो गए। और भी हमारे पास उदाहरण जैसे त्रिनेत्र हो गए, तीन नेत्र है जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। दशानन, 10 का आनंद है जिसके पास। इस प्रकार सबके सब हमारे पास होते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर समझने में। तो कर्मधारय में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसमें से कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए कोई कंपेरिजन हमने नहीं किया। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, अभी हमने को पढ़ाया बहुब्री समास में, जब इसके ऊपर जब हमने को पढ़ाया, देखिएगा बहुब्री पर किसी का कोई मतलब निकलता है। जैसे पीताम्बर, पीला है जिसका, या पीत है जो अंबर, तो पीत है जो अंबर, यहाँ पर कंपेरिजन नहीं, कंपेरिजन तो हमारे पास है लेकिन किसी का नाम पता नहीं चल रहा। लेकिन वहीं पर ये जो पीताम्बर है कहीं लिखा हुआ है पीत है अंबर जिसके समान, यानी किसके समान, भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं। चतुर्भुज को तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले
चतुर्भुज मतलब जिसका चार भुजाएं, और चार भुजाएं मतलब भगवान विष्णु की बात की जा रही है, या फिर चार भुजाओं का समाज। तो यहाँ पर चार वर्ड जो लग गया हमारे पास, एक प्रकार देखिएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक को द्विगु समास कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ बेसिक अंतर होते हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। तो अगर पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसे आराम से लिख सकते हैं। पूरा ये समास का टॉपिक खत्म होता है। अब पेपर में देखिए सवाल आया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ कि कैसा सवाल आपसे पूछा गया और आप खुद इसे बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा। जैसे देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। क्या आप सही बच्चे इसे 15 मार्क्स में नहीं लिख सकते हैं? तत्पुरुष समास तो हमारे पास बेसिकली आप कारक से जोड़ सकते हैं, और कारक से जोड़ने के बाद क्या उदाहरण देके समझाते हुए आप इसे 15 मार्क्स से नहीं लिख सकते हैं। और अगर ये सवाल 15 मार्क्स का है तो 2 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 पेज का कंटेंट हमने आपको समझा दिया कि किस प्रकार अगर पेपर में सवाल है तो समाज से जुड़ा सवाल को सॉल्व करना है। बाकी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम से पहले आपका जो टॉपिक है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।